नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योतिष के उपचय सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इस ज्योतिष कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट की हमारी जिंदगी में कैसे प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, कैसे हम इन सारी चीजों को अपनी रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे कि उपचय शब्द का क्या मतलब होता है और ये सिद्धांत एक्चुअली में क्या है। ऋषियों ने, मुनियों ने कुछ भावों को एक कैटेगरी में ग्रुप करा है और उन भावों की उपचय संज्ञा दी है। हम उपचय के जो भाव है उन भावों को पहले तो हम समझेंगे। दूसरा, हम उन भावों की क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होती है इनके ऊपर थोड़ा डिटेल में एक बार विश्लेषण करेंगे कि कौन से भाव इंक्लूडेड हैं, क्यों इंक्लूडेड हैं और उन भावों की क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। हम उन भावों से किन किन चीजों को देखा करते हैं। उसके उपरांत हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या चीजें प्राइमरी हैं और क्या चीजें उन प्राइमरी चीजों के साथ एसोसिएटेड हैं, इसलिए सारी चीजें एक साथ हैं। उसके उपरांत हम कालपुरुष की कुंडली का थोड़ा विश्लेषण करेंगे और कालपुरुष की कुंडली में जो उपचय भाव होते हैं उन भावों की कौन कौन अधिपति होते हैं, इन प्लैनेट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। उसके उपरांत हम लोग उपचय के जो भाव होते हैं उन भावों के जो भाव कारक होते हैं उन भाव कारकों को एक बार देखेंगे। फाइनली इस पूरे एनालिसिस को करने के बाद हम लोग कुछ क्रूशियल प्लैनेट्स के ऊपर पहुंचेंगे। ये पूरा एक डेरिवेशन की तरह है, एक जैसे हम किसी चीज को डिराइव करते हैं उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इस पूरे एनालिसिस को करने के बाद हम कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे उपचय के सिद्धांत के हिसाब से मदद कर सकते हैं, जिनको हमको यूटिलाइज करना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा विश्लेषण करेंगे और उन क्रूशियल प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके उपरांत हम किसी भी कुंडली के अंदर जो उपचय भाव होते हैं या उपचय भावेश जो होते हैं वो किस तरह से प्लेस्ड होने चाहिए आइडियली, इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। और फाइनली जैसे कि मैंने बताया था, इस पूरे ज्योतिष कॉन्सेप्ट की हमारी जिंदगी में क्या प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हमारी जो भी सिचुएशन हो, चाहे हम नौकरी अभी खोज रहे हो, चाहे हम नौकरी करते हो, चाहे हम एक बिजनेसमैन हो या फिर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी अगर हमारी हो, तो क्या हम चीजें करें, कैसे हम उन्नति पा सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ पा सकते हैं, कैसे अपनी वृद्धि कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एंड तक बने रहिए। होपफुली ये वीडियो लेसन ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को समझने में और प्रैक्टिकली हम उस चीज को, उन सिद्धांतों को कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों ही पहलुओं को समझने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले हम उपचय शब्द के अर्थ के ऊपर फोकस करते हैं और इस ज्योतिष कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। उपचय का अर्थ होता है ग्रोथ, वृद्धि, डेवलपमेंट और एक्यूमुलेशन, संचय करना। ये सब ग्रोथ की कैटेगरी में आता है। जब हम इस कॉन्टेक्स्ट की, इस वीडियो लेसन के दौरान बात कर रहे हैं तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम मटेरियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम अपने मटेरियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सारा मटेरियल सेंस में है। उसके उपरांत हम ज्योतिष कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ऋषियों ने हमारी कुंडली के 4 भावों को उपचय की कैटेगरी में कैटेगराइज करा है और जैसे ये एक ग्रुप बन जाता है, ये जो पूरा ग्रुप है ये आपस में मिलजुल कर काम करा करता है। हमारी कुंडली का जो तृतीय भाव होता है, हमारी कुंडली का जो छठा भाव होता है, हमारी कुंडली का जो दशम भाव होता है
और जो हमारी कुंडली का 11वां भाव होता है, इन चारों भावों को जब हम ग्रुप कर लेते हैं कुंडली के अंदर और इनको एक अलग तरह से हम देखते हैं, समझते हैं और एनालाइज करते हैं, तो उस समय हम उपचय के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उस समय हम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में 4 तरह के आयनों की बात करी है। हमारी जिंदगी में 4 तरह के गोल्स हुआ करते हैं। कोई भी एक्टिविटी हम अपनी जिंदगी में करें, कोई भी किस्म का कर्म हम अपनी जिंदगी में करें, वो सारी की सारी चीजें 4 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 4 कैटेगरीज होती हैं, ये होती हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये सब धर्म की कैटेगरी में आती हैं। ये जो आयन होता है, ये धर्म का आयन होता है। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव जो कुंडली का होता है, ये अर्थ आयन की कैटेगरी में आता है। तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां जो भाव होता है, चाहे जो भी राशि लग्न में उदय हो रही हो, ये जो थर्ड, सेवेंथ और 11th हाउस होता है, ये काम के आयन में आता है। और जो 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का जो ट्राइन है, ये मोक्ष के आयन में आता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस की बात करी है, और इन्हीं 4 हाउसेस को उपचय की कैटेगरी में इन्वॉल्व करा गया है। जो 2 भाव होते हैं, 3rd हाउस और 11th हाउस, ये काम के आयन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छठा भाव होता है और दशम भाव होता है, ये अर्थ के आयन को रिप्रेजेंट करा करते हैं। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के 2 आयन और अर्थ के 2 आयन इस कैटेगरी में डाले गए हैं। इस चीज को हमको याद रखना है, और अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उपचय के जो भाव होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंसेस को एक बार समझ लेते हैं, और हम 3rd हाउस से शुरू करते हैं। जो तृतीय भाव होता है, ये इनिशिएटिव का भाव होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ मेहनत करना, कुछ नया सोचना, कुछ एफर्ट डालना, ये सारी की सारी जो चीजें होती है, ये 3rd हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। जो रिस्क हम लेते हैं, जो ब्रेवरी हमारे अंदर होती है, अपने आप को चैलेंज करने का जो भाव होता है, ये 3rd हाउस होता है, क्योंकि ये हमारे को हमारी जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ने के ऊपर प्रेरित करता है। 3rd हाउस से हम करेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 3rd हाउस से हम कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी बात को फैलाना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना या उनको बताना या अपना प्रचार करना भी 3rd हाउस से रिप्रेजेंट होता है। जो 3rd हाउस होता है, ये वॉर के कॉन्टेक्स्ट में और ब्रेवरी के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट डिफेंस को रिप्रेजेंट करा करता है, कि कैसे हम अपना बचाव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर अगर हमको जरूरत पड़े, शत्रु हमारे पे हावी हो रहा हो या हमारे पे वार करे, कैसे हम प्रोएक्टिवली उसको हैंडल करने की सिचुएशन में आते हैं। उसके उपरांत हम 6th हाउस की बात करते हैं। जो 6th हाउस होता है, ये हमारे एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, एनिमिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारी जिंदगी में पैदा हो, कोई वाद विवाद पैदा हो जाए, किसी के साथ हमारे झगड़े झंझट हो, ये सब चीजें हम छठे भाव से देखा करते हैं। छठे भाव से सारे ऑब्स्टिकल्स हमारी जिंदगी में आया करते हैं। हम कोई भी काम करना चाहें, उसमें कोई बहुत बड़ी बाधा पहले से वहां पे पड़ी हो, तो वो छठे भाव से रिप्रेजेंट होती है। छठा भाव कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम किसी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरों से मार्केट के अंदर अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पीट करते हैं, कुछ बनने के लिए दूसरे कैंडिडेट्स से कॉम्पीट करते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये छठे भाव से रिप्रेजेंट होती है। एनिमी को ओवरकम करना, एनिमी को अपनी पावर से ध्वस्त कर देना भी छठे भाव से रिप्रेजेंट होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं, छठे भाव से हम प्रहार भी करा करते हैं।
उसके उपरांत हम दशम भाव के ऊपर जाते हैं। दशम भाव जैसा कि हम जानते हैं कर्म का भाव है, कुछ पोस्ट हासिल करने का भाव है, कुछ संसार में कंस्ट्रक्टिव चीज करने का भाव होता है। जो हमारे डिलीवरेबल्स वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं, जो काम हमको सौंपे जाते हैं, उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने का जो भाव होता है वो 10th हाउस होता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से अगर हम कर दें तो वो 10th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपना अचीवमेंट कर लिया। और जब हम बड़े कार्य कर पाते हैं, अच्छे कार्य कर पाते हैं, तो फिर हमको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला करती है। सो जो हमारी रैंक्स हुआ करती हैं, हमारी जो पोजीशन हुआ करती है सोसाइटी में, इसीलिए वो 10th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। उसके उपरांत हम लास्ट उपचय के भाव पे जाते हैं, जो कि इस कैटेगरी में लास्ट भाव है क्रोनोलॉजी में अगर हम चीजों को देखें तो। और हम 11वें भाव पे पहुंचते हैं। सो 11वां भाव सबसे पहले तो गोल्स को, टारगेट्स को और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का होता है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। किसी इंसान का कितना अच्छा गोल ओरिएंटेशन है, क्या वो गोल के ऊपर फोकस करता है या फिर वो दूसरी चीजों में बीच में इन्वॉल्व हो जाता है और वो अपना फोकस ही खो देता है और कुछ और चीजों में इन्वॉल्व होके उनके ऊपर कार्य करना स्टार्ट कर देता है। या फिर वो बाकी चीजों को, बाकी ऑब्स्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए अपना काम इस तरह से करता है कि उसके गोल्स पूरे हों, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों और उसके जो टारगेट्स हैं वो पूरे हों। ये सारी चीजें हम 11th हाउस के स्ट्रेंथ से, उसमें जो मौजूद ग्रह हैं उनसे, 11th लॉर्ड के प्लेसमेंट से, असेंडेंट लॉर्ड का 11th लॉर्ड और 11th हाउस के साथ किस तरह का वातावरण है, किस तरह का योग बना हुआ है, इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हुआ करती है वो होती है हमारे गेन्स, हमारे बेनिफिट्स और हमारे रिटर्न्स, कि हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या फायदा हो रहा है। हम जब नौकरी करते हैं, कार्य करते हैं, तो हम अपने 10th हाउस से जो भी कार्य हमको दिया जाता है वो डिलीवर करते हैं। बट जो 10th हाउस का सस्टेनिंग हाउस होता है वो 11th हाउस होता है। सो हमारी जो इनकम है, जो हमारी सैलरी है, जो हमारे पर्क्स हैं, बोनसेस हैं, जो नौकरी करते हुए हमको मिलते हैं, वो सारी चीजें 11th हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। किसी बिजनेसमैन के लिए उसको अपने प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट उसने बेचा है, उसका प्राइस मिल जाए, वो 11th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। कैसे वो और फायदा प्राप्त कर रहा है, कैसे वो प्राप्ति कर रहा है, वो सारी चीजें 11th हाउस से होती हैं। उसने अपने बिजनेस को बहुत इंटेलिजेंटली ऑपरेट करा हुआ है, सारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से, ऑप्टिमम तरह से इस्तेमाल करा हुआ है। इनफैक्ट जो उसके पास पैसा है, जो उसने लोन लिया हुआ है, जो उसकी खुद की इक्विटी है, वो इन चीजों को भी इतनी अच्छी तरह से मैनेज करता है कि वो अपना कैश फ्लो बहुत अच्छा मैनेज करता है। वो अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है और वो कोई एक्स्ट्रा लोन उस वजह से नहीं लेता। तो वो इंसान भी कुछ प्राप्ति कर रहा है और वो सारी की सारी चीजें हम 11th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो ये सारी जो सिग्निफिकेंसेस होती हैं ये उपचय के भावों में समाई हुई होती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग उपचय को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो भावा इंक्लूड करे गए हैं इस कैटेगराइजेशन में, उसमें क्वाड्रेंट्स की तरफ से सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है, दशम भाव को इंक्लूड करा गया है। और जो केंद्र स्थाना होते हैं, हम ये जानते हैं वो विष्णु स्थाना होते हैं, वो हमको कुछ एफर्ट्स करने के लिए प्रेरित करा करते हैं। और वैसे भी अगर हम अपने जीवन में कुछ कर्म नहीं करना चाहते हैं तो ये बहुत नेगेटिव बात है। हमको अपने जो कर्म है, जो भी हमारे कर्म है, जो भी कार्य हमने जिंदगी में चूज करा कि हमको करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट उसमें डालने चाहिए और अपना जो दायित्व है सोसाइटी के लिए या इन जनरल समाज के लिए उसको निभाना चाहिए। सो कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी इंसान जब कोई कार्य
सोसाइटी में आकर करता है, तो उसको अगर वो अच्छी तरह से करता है तो फिर उसका नाम भी होता है, उसको इज्जत भी मिलती है, उसको धन भी मिलता है, उसको शोहरत भी मिलती है, उसका सब तरह से भला होता है। एक डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर को पहले अपने पेशेंट को क्योर करना होता है, उसका इलाज करना होता है और फाइनली उसको निरोग करना होता है। अगर हम किसी लॉयर की बात करें तो लॉयर को अपने क्लाइंट को, जिसके भी लिए वो केस लड़ रहा है, उसको डिफेंड करना होता है और उस पार्ट को प्रूव करना होता है। अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहा होता है तो उसको ये प्रूव करना होता है कि ये जो आदमी है ये अक्यूज्ड है और ये कल्प्रिट है। उसी तरह से अगर कोई इंसान इंजीनियरिंग का कार्य सोसाइटी के अंदर करता है तो उसको अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स को, मशीन्स को, बिल्डिंग्स को डिजाइन करके कंस्ट्रक्ट करना होता है, रोड्स को बनाना होता है, ब्रिजेस को बनाना होता है, कुछ मशीन्स को बनाना होता है। जब तक हम अपना कार्य जो दशम भाव से रिप्रेजेंट होता है उसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हम सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। और कार्य करे बिना अगर हम कुछ लाभ पाना चाहते हैं तो फिर हम अनैतिकता की तरफ जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्राइमरीली जो फोकस है उपचय भावों का वो दशम भाव है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है वो 11th हाउस का आता है कि हमने कुछ कर्म करा है, हम कहीं जाके नौकरी कर रहे हैं तो हमको सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जिस संसार में जीते हैं ये मटेरियल है। यहाँ पे मुद्रा और धन की हम सबको आवश्यकता होती है, नहीं तो हम अच्छी तरह से जीवन व्यापन नहीं कर सकते हैं। जो 11th हाउस होता है वो गेन्स को रिप्रेजेंट करता है और 11th हाउस जो होता है वो हमको कुछ प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। और वैसे सही भी है, अगर हमने कुछ कर्म करा है, कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करा है तो हमको कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। हमारी भी जिंदगी है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम उनको कैसे पालेंगे? हम अपनी खुद की जरूरतें, अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरा करेंगे? जो पाइवटल हाउसेस यहाँ पे होते हैं, सबसे पहला जो क्वाड्रेंट भाव है 10th हाउस, उसको इंक्लूड करा गया है और 11th हाउस जो कि प्राप्ति का है उसको इंक्लूड करा गया है। प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे जो गोल्स हैं, जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वो हमारे कर्म के हिसाब से मिसमैच है उसमें, तो फिर हमको डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। जो प्राइमरी हाउसेस उपचय की कैटेगरी में आते हैं वो 10th हाउस आता है, क्योंकि 10th हाउस हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और जो भी हमारा इस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, चाहे हम सरकारी नौकरी करते हो, चाहे हम किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हो, चाहे हम अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करते हो, बिजनेस करते हो, तो हमको जो भी कार्य दिया गया है उसको अच्छी तरह से करना चाहिए और उसके बाद कुछ प्राप्ति की, कुछ बेनिफिट्स की, सैलरी की, पर्क्स की या फिर प्रॉफिट्स की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह से चीजें जो हैं वो संतुलित तरह से चलती हैं और सब लोग अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, प्लस अपना जो एक रेस्पेक्टेबल जस्ट शेयर है वो उनको मिलता है। दशम भाव और 11वां भाव प्राइमरीली हमारा फोकस होना चाहिए अपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमने जो भी कर्म करा है अगर उसका मेहनताना हमको नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा? सेकंड हाउस में हम चीजों को कैसे संचित करेंगे, कैसे उसको जोड़ेंगे और कैसे अपने फ्यूचर के लिए उसको अपने पास रखेंगे? बैंक में पैसा हम तब डाल सकते हैं जब हम कुछ कमा के लेके आ रहे हों। अगर हम कमा ही नहीं पाते हैं तो बैंक में पैसा हम कैसे डालेंगे और कैसे उस रिसोर्स को अपने शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे? नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हमको देखना है वो ये है कि जो छठा भाव होता है और जो तृतीय भाव होता है वो ऑटोमेटिकली इन दोनों भावों के साथ रेस्पेक्टिवली लिंक्ड हो जाता है। अगर हम सोसाइटी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स हर समय मौजूद हुआ करते हैं। हमारे सामने हमारे कॉम्पिटिटर्स हमेशा मौजूद हुआ करते हैं, क्योंकि पहली बात, अगर वो काम इतना बड़ा नहीं था तो बाकी लोग भी उसको आराम से कर लेते। हमने ऐसा क्या नया करा? तो
वहां पे जब तक कोई चैलेंजेस नहीं होंगे तब तक उस काम की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी नहीं हुआ करती है, क्योंकि जब कोई चीज सब लोग आराम से कर पा रहे हैं तो फिर वो इन जनरल बहुत बड़े काम की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि रिस्क और जो रिवॉर्ड होते हैं वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लें, और ये एग्जाम्पल हम फाइनेंस और मनी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। मान लें कि हमारे पास कुछ धन है और उस धन पे हम कुछ कमाना चाहते हैं उस धन को इस्तेमाल करके। सो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस निकल के आते हैं। हम जितने लेवल का रिस्क लेना चाहते हैं या जितनी हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले और जो रिस्क लेवल है वो ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो, तो हम उस पैसे को एफडी करा के बैंक में रख सकते हैं। अगर हम थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो हम म्यूचुअल फंड जैसी मनी की जो इन्वेस्टमेंट मेथड्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो कि पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई करके रखता है, या फिर जिस भी तरह का वो पोर्टफोलियो होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, वो चीजों को ढंग से मैनेज करता है। और कोई भी रेस्पेक्टेबल फंड इंसान को कम से कम एफडी में बैंक में जितना रिटर्न मिल रहा होता है उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न निकाल के देता है। ऑफ कोर्स वहां पे जो रिस्क है वो थोड़ा हमारा बढ़ जाता है। अगर हम उससे भी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और हमारे पास नॉलेज है तो हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे जो हमारे रिटर्न्स होंगे वो और ज्यादा होंगे। आजकल के जमाने में जहां पे क्रिप्टो करेंसी का भी जमाना चल रहा है, बिटकॉइन जैसी करेंसीज जो कि ट्रेड हो रही हैं, या इस तरह की बहुत वोलेटाइल जो चीजें हैं, उन चीजों में कुछ लोग बहुत जल्दी और बहुत सारा रिटर्न कमा पाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, उनका काफी लॉस हो जाता है। सो जो रिस्क है, रिस्क को हम थर्ड हाउस से देखते हैं, और जो रिटर्न्स होते हैं, जो गेन और प्राप्ति होती है, वो 11th हाउस से हम लोग देखा करते हैं। सो रिस्क और रिटर्न्स का एक चोली दामन का साथ बना हुआ रहता है। यही दो बातें मैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट कर रहा हूं कि रिस्क और रिटर्न एसोसिएटेड है। कुछ बड़ा हासिल करने में, कुछ बड़ा अचीव करने के अंदर पहले तो कुछ बाधाएं हमारी जिंदगी में आती हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हमारी जिंदगी में आते हैं, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो हमारे सामने ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं। वो हमारी को बड़ा काम करने से रोकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम सक्सेसफुल हों और वो सक्सेसफुल ना हो। ये सारी चीजें सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और कालपुरुष की कुंडली को एक बार देखते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज के एनालिसिस का बेसिस हुआ करती है। जो टाइम पर्सोनिफाइड मैन है, जो एक तरह से श्री विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एक बार यहां पर देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि एरीज लगना यहां पर उदय होता है, और उसके हिसाब से थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के अंदर मरकरी के साइन है। जेमिनी थर्ड हाउस में मौजूद है, और जो वर्गो साइन है, कन्या राशि है, वो छठे भाव में मौजूद है। उसी तरह से जो दशम भाव और 11वें भाव की राशियां हैं वो शनि महाराज के पास है, और वहां पे केप्रिकॉन मकर राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि वहां पर मौजूद है। सो इन दो प्लैनेट्स को अभी हम नोट कर लें और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, और अब हम लोग उपचय भावों के भाव कारक के ऊपर एक बार फोकस करते हैं। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, जो 12 के 12 भावों के भाव कारका होते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आप उनका डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं कि भाई कौन से भाव का कोई भाव कारक क्यों है, या कौन सा प्लैनेट है, सेकंड हाउस का भाव कारक का देवगुरु बृहस्पति क्यों है, और देवगुरु बृहस्पति और किन किन भावों का भाव कारक है, या सूर्यदेव और किस भाव के भाव कारक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन और लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा। फॉर द मोमेंट जो थर्ड हाउस होता है उसका जो भाव कारक होता है वो मंगल देव होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करता है और ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। जो छठा भाव होता है वो शत्रुओं पे प्रहार करने का होता है, और सर्विस भी सिक्स्थ हाउस से रिप्रेजेंट होती है। सो जो डिफेंस का काम है, जो अग्रेशन का काम है, ये मंगल देव उन चीजों के कारक हुआ करते हैं।
और इसी वजह से जो छठा भाव है उसके जो भाव कारक होते हैं वो मंगल होते हैं और शनि महाराज होते हैं। जो दशम भाव होता है वो कर्म से एसोसिएटेड होता है, अचीवमेंट से एसोसिएटेड होता है। तो पहली बात तो हमको कार्य मिलना चाहिए, उस चीज के कारक सूर्य देव होते हैं। दूसरा, हमारे को काम करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारे पास स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके जो कारक हैं वो मरकरी हुआ करते हैं। तीसरा, कोई भी कार्य अगर हम करें उसमें पूरी जी जान से मेहनत नहीं लगाएंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो हम उस क्वालिटी का रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। सो हार्डवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि महाराज दशम भाव के कारक हुआ करते हैं। और जब हम सारी विजडम लगा लेते हैं, सारी नॉलेज इस्तेमाल कर लेते हैं, हायर नॉलेज इस्तेमाल कर लेते हैं और सक्सेस कैसे पाना चाहिए उसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं, तब हमको देवगुरु बृहस्पति की याद आती है। और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के भाव कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के जो देवता होते हैं वो इंद्रदेव भी होते हैं, और इंद्रदेव किसी भी हालतों में अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो कुछ भी करके सामने वाले शत्रु को ध्वस्त कर देते हैं या फिर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, और जो स्वर्ग की राजगद्दी उनके पास है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सो इसी वजह से ये चार प्लैनेट जो होते हैं ये दशम भाव के भाव कारक होते हैं, और जो 11th हाउस होता है उसके जो भाव कारक होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो हम इन सारी चीजों को नोट कर ले। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग उपचय के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन दोनों कैटेगरीज में आए हैं उनको एक बार देखेंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। सो हम लोग हाल फिलहाल ये डिराइव कर रहे हैं कि इन जनरल हमारी कुंडली में कोई भी लग्न उदय हो रहा हो, कोई भी प्लैनेट हमारे उपचय भावों में मौजूद हो, बट इन जनरल कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं जो कि उपचय के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्राइमरीली बहुत मदद करा करते हैं। सो जब हमने कालपुरुष की कुंडली की बात करी थी तो मरकरी, बुध देव वहां पे 2 बार हमने उनको काउंट करा था, और जो शनि महाराज हैं उनको भी 2 बार काउंट करा था, क्योंकि मरकरी 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हुआ करते हैं कालपुरुष की कुंडली में, और जो शनि महाराज हैं वो दशम और 11वें भाव को लॉर्ड करा करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि शनि महाराज छठे भाव के भी भाव कारक होते हैं और दशम भाव के भी भाव कारक होते हैं। जो मरकरी होते हैं वो दशम भाव के भाव कारक होते हैं। सो इस तरह से अगर हम टोटल कैलकुलेशन को देखें तो जो बुध देव है मरकरी, वो इन दोनों ही पैमानों पे नापने से या इन दोनों ही पहलुओं के मद्देनजर 3 बार काउंटिंग में आते हैं, और जो शनि महाराज हैं वो 4 बार काउंटिंग में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव ये 2-2 बार आते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर के फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के ऊपर फोकस करते हैं जो कि हमारे डेरिवेशन से निकल के आ रहे हैं, सैटर्न शनि महाराज और मरकरी बुध देव। सो इन दोनों प्लैनेट्स के अब हम जो नैसर्गिक कारक हैं, क्या चीजें ये लोग बुनियादी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मदर नेचर ने जब इनको बनाया है तो क्या चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है हम सब लोगों के लिए, वो चीजों के ऊपर एक बार हम फोकस करते हैं ताकि हमको इनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है, इनकी जो एनर्जीज हैं वो हमको समझ में आए। जो शनि महाराज होते हैं जैसा कि हम जानते हैं वो परिश्रम के कारक होते हैं, हार्ड वर्क के कारक होते हैं, धैर्य के कारक होते हैं। हमने कोई काम करा है, हम थोड़ा उसके लिए वेट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म में भी हम वेट कर सकते हैं, या फिर हम बहुत अधीर हो जाते हैं कि अभी के अभी मुझे रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं अपना मेथड चेंज कर लूंगा, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो परिश्रम है, हार्ड वर्क के कारक का शनि महाराज होते हैं, और धैर्य रखने के जो कारक होते हैं वो भी शनि महाराज होते हैं। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज में सक्सेस नहीं पा सकते। हम कितने भी कैपेबल हों, हमारे जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबल्स हैं
उसमें मैनी फोल्ड्स इजाफा होता है, कई गुना उनका इजाफा हो सकता है अगर हम थोड़ी मेहनत के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दें। अगर हम बहुत केपेबल नहीं है, बहुत ज्ञानी नहीं है, तो हम अपनी मेहनत के बेसिस पर बड़े से बड़े लोगों को टक्कर दे सकते हैं। ये बात हम लोग ध्यान में रखें। और इसी वजह से शनि महाराज का हमारी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता है। शनि महाराज टॉलरेंस के भी कारक होते हैं, चीजों को बर्दाश्त करने के भी कारक होते हैं। कभी कभी जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारे फेवर में नहीं हुआ करती। हम हर समय राजा बन के इस संसार में नहीं जी सकते, क्योंकि इतने बड़े राजयोग बहुत कम लोगों की कुंडली में हुआ करते हैं। मेजॉरिटी लोगों के अगर राजयोग आते हैं तो वो किसी ड्यूरेशन के लिए आते हैं, कुछ सालों के लिए आते हैं। सो हमको बाकी समय कुछ चीजें हमारे साथ बुरी हो रही हो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। टॉलरेंस को भी शनि महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको शारीरिक क्षति पहुंची हुई हो, उसके बावजूद भी हम कुछ कार्य कर सकें, तो हमारी जो टॉलरेंस है वो बहुत अच्छी है शनि महाराज की कृपा से। और हम डिटर्मिन्ड हो कि कंटिन्यूसली किसी प्रोजेक्ट पे, किसी गोल पे कार्य करते रहे हैं, और जो इनिशियली हमको असफलताएं मिल रही हैं उसको हम इग्नोर करते चले जाएं और अपनी तरफ से एफर्ट बढ़ाते जाएं, मेहनत करते चले जाएं। ये सारी चीजें भी शनि महाराज रिप्रेजेंट करा करते हैं हम सब लोगों के लिए, क्योंकि शनि महाराज इन चीजों के नैसर्गिक कारक होते हैं। उसके उपरांत हम बुध देव की तरफ जाते हैं। बुध देव हम सब लोगों में हमारी सीखने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कितना सीखने के ऊपर जिंदगी में फोकस करते हैं, क्या हमारा लर्निंग की तरफ एटीट्यूड है, क्या हम अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं और अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया है अपनी जिंदगी में कि मेरे पास कुछ सीखने को नहीं बचा है और जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, या फिर चीजों को जानने का कौतूहल, चीजों को समझने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर प्रगट है एक छोटे बालक की तरह। सो अगर वो चीजें हमारे में प्रगट हैं और हम कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी जो लर्निंग है उसको बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के जो कारक होते हैं वो मरकरी होते हैं, बुध देव होते हैं। ये हमारी हाई स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करा करते हैं। जितनी भी तरह की एनालिटिकल एबिलिटी होती है, नंबर्स के साथ खेलना, रैशनली चीजों को सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये हमारा बिजनेस प्लान है, तो क्या इतने समय में इतना प्रॉफिट निकल के आएगा, क्या हम अपना लोन चुका पाएंगे, क्या हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना रिटर्न दे पाएंगे, क्या हम कंपनी को ग्रो कर पाएंगे। उन चीजों का जो एनालिसिस है, उन चीजों की जो समझ है, और किसी भी चीज को कॉन्क्रीट तरह से एनालिटिकल फॉर्म में देखना, सिर्फ हवा में किले बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग रियलिटी में चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं और कुछ प्रॉफिट जनरेट करने की बात कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों की जो मदद है ये बुध देव हम लोगों के लिए करा करते हैं। बुध देव नेगोशिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बहुत बार कुछ कार्य करते करते कुछ वाद विवादों में फंस जाते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारे झगड़े झंझट हो जाते हैं। सो उस समय अगर हम टेबल पर उनके साथ बैठ सकें, कुछ हम थोड़ा सैक्रिफाइस करें, थोड़ा उनको बोले कि अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज करिए, कंस्ट्रक्टिव तरह से चीज़ों को सोचें और फिर किसी प्रॉब्लम का कुछ अच्छा कुछ सोल्यूशन निकालें और लड़ाई झगड़े को छोड़कर काम की चीज़ों के ऊपर फोकस करें और ज़िंदगी में सब लोग आगे बढ़ें। ये सारा जो फोकस होता है ये मरकरी का होता है, बुध देव का होता है। तो जिन लोगों का मरकरी स्ट्रांग होता है वो नेगोशिएशन करने में भी बहुत अच्छे हुआ करते हैं, और ये ही एनर्जीज मरकरी हम सब के अंदर इन्फ्यूज करते हैं। कोई भी काम करने की जो स्किल्स होती हैं, कोई कार्य को सीखने में इंटरेस्ट हो, कोई कार्य हो, अभी अभी समाज में कुछ नए तरह के जॉब डेवलप हो रहे हो, उसको सीखने के लिए हमको कुछ नई तरह की नॉलेज चाहिए हो, कुछ लैंग्वेजेस सीखनी हो, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना हो, कुछ मशीनरी का इस्तेमाल करना हो, तो उन सब चीज़ों को सीखने की जो समझ है वो मरकरी हमको दिया करते हैं। मरकरी हमारी फ्रेंडली स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करा करते हैं कि कितने पॉजिटिव हम रहते हैं, कितनी स्माइल हमारे फेस पे रहती है, कितना हम जिंदा दिली से
चीज़ों को हैंडल करते हैं और टैकल करते हैं, ये भी मरकरी से रिप्रेजेंट होता है। जो मरकरी की अप्रोच होती है वो बड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है और वो चीज़ों को बहुत कॉन्क्रीटली एनालाइज करते हैं। कम्युनिकेशन की हमने बात करी थी, अपने वर्ड को स्प्रेड करने की बात करी थी, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने की बात करी थी। तो इन सारे चीजों के जो कारका होते हैं वो भी बुध देव हुआ करते हैं। जो ये दो प्लैनेट हैं, ये दो प्लैनेट की एनर्जीज अगर हम इस्तेमाल करें तो हम हर तरह से अपना उपचय कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी धन को, अपने रिसोर्सेज का हम संचय कर सकते हैं। जब हमने इतनी बात करी है तो हम पंचांगा की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पंचांगा में हमारे 5 लिम्ब्स होते हैं टाइम के। टाइम को हम 5 कैटेगरीज में नाप सकते हैं। उन कैटेगरीज के जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो कि लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना लंबा ये चलने वाला है और कितने स्ट्रेंथ के साथ चलने वाला है, वो चीजें जो होती हैं वो नक्षत्र से रूल हुआ करती हैं। और जो कर्ण हुआ करता है, जो कि तिथि का आधा भाग हुआ करता है, ये हमारे कॉन्क्रीट मटेरियल गेन्स को रिप्रेजेंट करा करता है। पंचांगा में जो 5 लिम्ब होते हैं उसमें से जो 2 लिम्ब हैं वो नक्षत्र होते हैं और कर्ण होते हैं। तिथि, वार, कर्ण, नक्षत्र और योगा, ये 5 पंचांगा के एलिमेंट होते हैं। इसमें से जो एलिमेंट्स और जो पार्ट इन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लॉन्जिविटी और स्ट्रेंथ को शनि महाराज रिप्रेजेंट करा करते हैं और भू तत्व की चीजों को, अचीवमेंट्स को, नाम को, ऑनर को, शोहरत को, धन दौलत, संपदा, जो हमारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास बैंक बैलेंस है, जो अचीवमेंट्स हमने करे, जो प्राइजेस हमको मिले, जो ऑनर हमको मिला, जो भी कॉन्क्रीटली भू तत्व में हमने कुछ वेल्थ हासिल करी, इन सब चीजों को पंचांगा में कर्ण से रिप्रेजेंट करा जाता है। और कर्ण के जो लॉर्ड होते हैं वो मरकरी हुआ करते हैं। अपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन सारी चीजों के ऊपर फोकस रखें और इन चीजों को यूटिलाइज करने की तरफ प्रेरित हों तो हम शॉर्ट काफी कुछ ग्रोथ अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन जनरल जो उपचय के भाव होते हैं, उपचय के जो लॉर्ड होते हैं, उनके हिसाब से एक डिजायरेबल प्लेसमेंट क्या होना चाहिए या क्या होना ज्यादा शुभ रहता है, अच्छा रहता है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे बेसिक ज्योतिष का सिद्धांत है कि जितने भी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट होते हैं ये इन जनरल 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में अच्छे माने जाते हैं। जितने भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं ये क्वाड्रेंट्स या ट्राइनल हाउसेस में शुभ माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। कुंडली में जो स्ट्रेंथ होता है, अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हम धन की बात करें, हम ग्रोथ की बात करें, इन सारी की सारी चीजों में अगर ये बेसिक रूल किसी कुंडली में अप्लाई हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि नेचुरल मेलिफिक्स 3, 6 और 11 हाउसेस में मौजूद हैं और जो नेचुरल बेनिफिक्स हैं वो क्वाड्रेंट, ट्राइन या फिर 11 हाउसेस में मौजूद है, तो उस इंसान की इन जनरल जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान अच्छा करता है और जो उसके बाकी सुख हैं जीवन के वो इन जनरल बहुत अच्छे बने रहते हैं। उपचय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 3rd हाउस और 6th हाउस की बात करें तो नेचुरल मेलेफिक क्रूर ग्रह यहां पर अच्छे माने गए हैं, क्योंकि ये हमको क्रूरता से एक्ट करने की तरफ प्रेरित करते हैं। जब हम किसी को रेजिस्ट कर रहे हो, जब हमको ऑपोजिशन को हटाना हो, लाख बार समझाने के बाद भी जब कोई नहीं मानता तो हमको फोर्सफुल मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उस समय में हमारे अगर क्रूर प्लैनेट्स 6ठे या तृतीय भाव में मौजूद होंगे तो हम क्रूरता से बिहेव करेंगे और चीजों को अपने फेवर में लेके आएंगे। और जो बाकी के 2 भाव हैं, दशम भाव और 11वां भाव, यहां पर इन जनरल दोनों ही तरह के प्लैनेट्स अच्छे माने जाते हैं। जिस तरह का हमारा कर्म हो
उस तरह के प्लैनेट्स दशम भाव में मौजूद हों, अगर हम लीडरशिप के साथ इन्वॉल्व हैं, अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो सन और मार्स जैसे प्लैनेट वहाँ पे होंगे तो हमारे को अच्छी एनर्जीज मिलेगी, फोर्सफुली हम काम कर पाएंगे, ऑर्डर दे पाएंगे, कुछ लीडरशिप का काम कर पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम टीचिंग में हैं, एडवाइस करने में हैं, कंसल्टिंग जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति, वीनस एक्सेट्रा इस तरह के प्लैनेट वहाँ पे शुभ माने जाते हैं। 11th हाउस में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हों तो जो हमारी गेन्स के लिए टेंडेंसीज हैं वो शुभ रहेंगी, वो बहुत ज़्यादा क्रूरता भरी नहीं रहेंगी और हम डॉगमेटिक परस्यूट नहीं करेंगे। क्रूर प्लैनेट अगर होते हैं 11th हाउस में तो हमारी टेंडेंसी नॉर्मली ये रहती है कि हम बाकी दूसरे लोगों की जो एडवाइस है, उनका जो ओपिनियन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं सुना करते हैं और जो अपने गोल हैं और अपने मंसूबे हैं उन्हीं पे अटल रहा करते हैं। सो इन जनरल 10th हाउस और 11th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरह के प्लैनेट यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। हमको सब्जेक्टिवली कुंडली को देखना है उसके उपरांत कि क्या एक्चुअली में वहां पर हो रहा है। जो हाउस लॉर्ड है 3rd हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रांग होने चाहिए और वेल प्लेस्ड होने चाहिए, या तो अपने ही भाव में मौजूद हो या फिर क्वाड्रेंट्स, ट्राइंग्स, 11th हाउस, 2nd हाउस इस तरह के भावों में मौजूद हो। 3rd लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि जो 3rd लॉर्ड होता है वो अपने से 12वें भाव में उस समय बैठा हुआ होता है, तो वो इनिशिएटिव में थोड़ी कमी दिखाता है। इसी तरह से जो छठा भाव होता है इसका जो लॉर्ड होता है, अगर वो बहुत स्ट्रांग होता है तो हमारी जिंदगी में फिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो हम खुद ही बड़े बड़े चैलेंजेस लेने की कोशिश करते हैं, या फिर जो हमारा शत्रु होता है वो काफ़ी प्रबल और प्रभावी हो सकता है। तो छठे भाव के साथ थोड़ा सा डाइसी है। बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रांग होने चाहिए और वेल प्लेस्ड होने चाहिए। 6th लॉर्ड अगर 6th हाउस में ही बैठा है तो भी उत्तम है। छठे भाव का अधिपति अगर विपरीत राजयोग बना रहा है तो भी ये एक तरह से ठीक माना गया है। अब नेक्स्ट हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर की प्रैक्टिकल यूटिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, और चाहे हमारी जो भी सिचुएशन हो, कैसे हम अपनी जिंदगी में उपचय कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इन 4 भावों के ऊपर फोकस करें और इन 4 भावों की जो सिग्निफिकेंसेस हैं उनको ध्यान में रखें। दूसरा, हम मरकरी और सैटर्न जो कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हम लोगों ने डिराइव करे थे, इस पूरे एनालिसिस में उनकी एनर्जीज को इस्तेमाल करें। हम कर्म के ऊपर फोकस करें, अच्छा कार्य करके दें, अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाजार में लॉन्च करें और उसके हिसाब से एक जस्ट प्राइस निकाल के लेके आए। एट द सेम टाइम 3rd हाउस से अपना कम्युनिकेशन जारी रखें। कुछ चीजों में हमको रेजिस्टेंस देना है तो वो हम रेजिस्टेंस दें, नए नए इनिशिएटिव लें। और छठे भाव से हम कोशिश करें कि अगर सब कुछ करने के बाद भी, पीस इस्टेब्लिश करने के बाद भी अगर कुछ अड़चने आती हैं हमारे रास्ते में, तो उसको दृढ़ता के साथ हम फेस करें और उनको अपने रास्ते में से हटाएं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे 3 सिनेरियोस डिस्कस करेंगे। पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके पास नौकरी ही नहीं है। सबसे पहले हम 6th हाउस से जो टेस्ट सिचुएशन है उसके अंदर जाते हैं, और मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि पहले एक बार अपना रैशनल एनालिसिस करें कि भाई मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे पास एजुकेशन नहीं है, क्या मेरे पास स्किल सेट नहीं है, या फिर क्या मेरा कुछ बर्ताव इस तरह का होता है जो कि नौकरी देने वालों को पसंद नहीं आता है, मैं बाकी प्रॉब्लम्स उस एनवायरनमेंट में जाकर क्रिएट करता हूँ। तो अपना एक बार रैशनल एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आप लोग बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अपना स्किल सेट एनहेंस कर सकते हैं। आजकल थ्योरेटिकल लर्निंग प्लस प्रैक्टिकल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए रहते हैं, अलग अलग चीज़ें वो सिखाते हैं। आपको लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम है, किसी लैंग्वेज में बहुत अच्छे नहीं है, अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी नहीं आती है, तो वो आप जाके सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस आप जाके सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे दूसरे तरह के कोर्सेज हुआ करते हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म में किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख सकते हैं और अपना कार्य शुरू कर सकते हैं।
दूसरा, आप थोड़े एम्बिशियस हैं तो किसी भी डोमेन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, उनको क्वालिफाई कर सकते हैं और रिस्पेक्टेबल जगह पर पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी पा सकते हैं। और अगर इनिशियली आपको बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत अच्छी तनख्वाह आपको नहीं मिल रही है, तो भी आप काम शुरू करें, दशम भाव के ऊपर फोकस करें और एकदम परफेक्ट अपने डिलीवरेबल्स निकाल के लेके आए और उनको दें। जब अच्छा काम सब लोग देखते हैं तो सभी प्रसन्न हुआ करते हैं और आपके काम के बेसिस पे, आपकी मेहनत के बेसिस पे आपको फिर आगे सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं, तो अपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, नए सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं, कोई दूसरे डोमेन के अंदर आप कार्य कर सकते हैं। आपका जो डोमेन है उस डोमेन से एसोसिएटेड किसी डिपार्टमेंट में आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब करते करते कुछ सीख सकते हैं कि कुछ आपके डिलीवरेबल्स भी हों, कुछ चीज़ों में आप सीखें भी और आप ग्रोथ करें। ऑफ कोर्स 10th हाउस के ऊपर जितना आप फोकस करेंगे, जितनी अच्छी तरह से कार्य को डिलीवर करेंगे, नई स्किल्स एक्वायर करेंगे, अच्छी तरीके से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नेगोशिएट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो फिर आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। अगर 6th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों के साथ वाद विवाद चलते रहते हैं, या आप कुछ कार्य करते हैं जिनसे दूसरे लोगों को काफ़ी आपत्ति होती है और फिर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है, इस वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो उन चीज़ों को थोड़ा पैसिफाई करिए, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा कार्य करिए और वहाँ पे सौहार्द भरा एटमॉस्फेयर बनाइए और उस तरह से काम करने की कोशिश करिए। तीसरा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो हाई क्वालिटी के बनाइए, एक कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चीज़ों में लेके आइए। जिस तरह के मार्केट्स आप अभी तक टारगेट कर रहे थे उनसे थोड़ा अलग हट के सोचिए, अलग तरह के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करिए, कम्युनिकेशन करिए, लोगों को अपने वैल्यू प्रपोजिशन के बारे में बताइए, नई नई ज्योग्राफीज के अंदर जाने की कोशिश करिए, कुछ नया इनिशिएटिव लीजिए और खुद मेहनत करिए और खुद इंटेलिजेंट तरह से चीज़ों को सोचिए। कोई भी प्रोजेक्ट जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करिए, किस टाइम पे किस तरह की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एक्शंस चाहिए होंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए और खुद हार्ड वर्क करके, इंटेलिजेंट वर्क करके, अच्छा प्रोडक्टिव तरह से सोचकर एक बहुत लीडरशिप का एग्जाम्पल अपने एम्प्लॉयज को प्रेजेंट करिए। जो टीम्स, जो लोग आपके यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनको प्रमोट करिए। वो लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अच्छी तरह से बनाने में, उनको नए मार्केट में, नए ऑडियंस के सामने, नए क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। सो उपचय के जो बाकी भाव हैं और ये जो दो प्लैनेट हैं, शनि महाराज और बुध देव, इनकी एनर्जीज पे फोकस करिए और जैसे चीजें आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके डोमेन के हिसाब से वहां पर आपको ठीक लगती हैं, उन चीजों को इंप्लीमेंट करिए, कुछ कर्म करिए, कुछ एफर्ट करिए और तरक्की आपको जरूर मिलेगी। यही उपचय का सार है, यही उपचय का ज्योतिष सिद्धांत है। मैं आशा करता हूं आपको ये ज्योतिष सिद्धांत और उसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है ये कुछ समझ में आई होगी। अगर आपके इस विषय पर कुछ सवाल हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप दीजिए, इसको शेयर करिए और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए कि कैसे वो अपनी सिचुएशन में ज्योतिष के इस सिद्धांत को समझते हुए ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। फाइनली, अगर आप ज्योतिष को ऑर्गेनाइज तरह से सिस्टमैटिक फॉर्म में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो जल्द ही मैं किसी इंफॉर्मेटिव ज्योतिष वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।